हेलो गाइस, वेलकम टू इक्विटी स्पीक स्टॉक मार्केट एकेडमी। हम लोग इस बेसिक स्टॉक मार्केट और कैंडल स्टिक सीरीज में बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारे लेक्चर्स बहुत गहराई से देखेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो आज हमारा पहला दिन है। तो अभी आज के दिन हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है और क्यों सब कंपनी स्टॉक मार्केट से जुड़ी है, उसके पीछे क्या मॉडस ऑपरेंडी वर्किंग कैसे होता है स्टॉक मार्केट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह थी पहले कि जहाँ पे बाइंग और सेलिंग स्टॉक की एक जगह होती थी, राइट। एक फिजिकल फॉर्म में पहले स्टॉक हुआ करते थे। जैसे आज हम लोगों को जैसे स्टैम्प मिलता है ना, बैक 20-30 years बैक, तो वैसे पेपर में ऐसे स्टॉक सर्टिफिकेट हम लोग उसको कहा करते थे, स्टॉक सर्टिफिकेट मिलते थे और उसकी एक जगह होती थी और वो होती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और पहले स्टेट लेवल पे एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, जैसे मद्रास स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे स्टॉक मार्केट का एक मार्केट होता था जहाँ पे बाइंग और सेलिंग हुआ करती थी और जो बिडिंग हुआ करती थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी। मुझे ये बेचना है, मुझे खरीदना है, इसके प्राइस में बेचना है। आप लोगों ने अगर वो सीरीज देखा होगा कौन सा हर्षद मेहता का, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कैसे होता था पहले। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ता गया, वैसे वैसे ये जो स्टॉक्स है ना, ये डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में आते गए, मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। अभी भले ही आपके पास स्टॉक है लेकिन वो सिर्फ दिखता है, उसका कुछ हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो ये उसको हम लोग कहते हैं डीमटेरियलाइज फॉर्म में, राइट। तो अभी स्टॉक का मीनिंग क्या होता है और स्टॉक है क्या, स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट एक सोर्स ऑफ रेजिंग फंड, मीन्स अगर मुझे पैसा उठाना है, अगर सपोज मेरी कंपनी है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ यहाँ पे। लेट मी ओपन एक्सेल हियर। यहाँ पे हम लोग एक वर्कआउट करता है। चलो, एक कंपनी आपका XYZ नाम का, ये आपका प्राइवेट कंपनी है, राइट। दिस इज योर प्राइवेट कंपनी, राइट। इसमें किसका भी पब्लिक का ओनरशिप नहीं है। तो किसी भी बिजनेस के लिए जो सोर्स ऑफ बोलते हैं ना, सोर्स ऑफ रेजिंग फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं मुझे कैपिटल उठाना है मार्केट के लिए, तो बिजनेसमैन क्या करता है, कहाँ पे जाएगा कैपिटल उठाने के लिए? सबसे पहले वो बैंक के पास जाएगा, बैंक लोन के लिए, करेक्ट ना। वो पहले बैंक लोन उठाएगा कि नहीं भाई, मुझे मेरा एक कंपनी है, मेरा अभी ब्रांच हड़पसर में हुआ है, मुझे शिवाजी नगर में ओपन करना है, विमान नगर में ओपन करना है, कोरेगांव पार्क में ओपन करना है, खरड़ी में ओपन करना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा, फंड लगेगा। तो इतना पैसा तो हर एक बिजनेस के पास नहीं होता है। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस क्या करेगा, तो बिजनेस ऑब्वियसली बिजनेस के पास तो लोन ऑलरेडी होगा, और बैंक भी क्या करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी लोन है तो बैंक बोलेंगे भाई पहले वो पहले रीपेमेंट उसका करो, फिर बाद में लोन लो। और किसी भी बिजनेस के लिए लोन है एक ऑब्लिगेशन माना जाता है। ऑब्लिगेशन मीन्स उसको देना ही है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर मंथ उसको देना ही है, राइट। और बिजनेस जो होता है उसमें हम लोग एक सर्टेनिटी से कह नहीं सकते कि भाई मुझे इतना मुनाफा ही होगा, राइट। क्योंकि बिजनेस का ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है एक दिन अभी आपने सेटअप किया और दूसरे दिन ही कस्टमर आना चालू हुए, तो उसको टाइम लगता है। तो ये सब कंसिडर करते हुए हर एक बिजनेसमैन को लोन अच्छा नहीं है, लोन बहुत बुरी तरह से देखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं, वो बैलेंस शीट में देखते हैं भाई उसका लाइबिलिटीज कितना है। अगर लाइबिलिटी ज्यादा है तो चलो ये सब ठीक है कि अभी सब एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। अगर कोविड जैसा अगर कुछ आ जाता है, मैन मेड कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज अगर आ जाती है, तो उस समय बिजनेस को सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको तो किराया देना ही है, उसको बैंक लोन देना है, उसको प्रिंसिपल देना है। तो हर एक बिजनेस मैन लोन को अवॉइड करता है। तो जब बिजनेस को बैंक डिनाई करती है लोन देने से, क्योंकि बिजनेस के पास ऑलरेडी बैंक्स का लोन होता है, तो बिजनेस उस वक्त क्रेडिटर के पास जाता है प्राइवेट लोन उठाने के लिए। तो उसमें भी दो तरह के लोन होते हैं, एक सिक्योर लोन होता है जिसके लिए हाइपोथिकेशन लगता है, मॉर्गेज लगता है, और जो अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसके लिए कुछ मॉर्गेज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो लोन हाई इंटरेस्ट के साथ आता है क्योंकि उसमें क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है बिजनेस के लिए कि वो अनसिक्योर्ड लोन ले, राइट। तो थर्ड टाइप आता है पब्लिक फंडिंग। पब्लिक फंडिंग, अभी पब्लिक फंडिंग में क्या होता है पता है? पब्लिक फंडिंग में बिजनेस क्या करता है कि मेरा एक खुद का कंपनी है, मींस मेरा इसमें खुद का कैपिटल लगा है, अभी मेरा प्राइवेट कंपनी है, लेकिन मुझे अभी ये क्या करना है, मुझे पब्लिक लिमिटेड करना है। उसको क्या करना है? पब्लिक लिमिटेड। अभी नाम में ही पब्लिक आ गया, पब्लिक लिमिटेड मींस ये पब्लिक का कंपनी हो जाएगा। अभी होगा क्या, तो लेट से मेरे बिजनेस का कैपिटल 10 लाख और मुझे एक्स्ट्रा कितना लगने वाला है, 10 लाख। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लोन, 10 लाख का लोन लेने से बेहतर मैं क्या करता हूँ, 10 लाख मैं पब्लिक से उठाता हूँ।
पब्लिक से उठाऊंगा मैं। अभी फिर एक प्राइवेट कंपनी का जब वैल्यूएशन होता है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे मर्चेंट बैंकर इसमें इन्वॉल्व होता है, बैंक्स इन्वॉल्व होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत लीगल संस्थाएं इन्वॉल्व होती है, राइट, स्टॉक एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होते हैं, और इनका एक वैल्यूएशन किया जाता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, उनकी शेयर्स का भी वैल्यूएशन किया जाता है। तो फिर 10 लाख जो है, 10 लाख एक शेयर्स में इक्विटी, इक्विटी का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, राइट, इसका एक ओनरशिप होता है। तो ये कैपिटल का कन्वर्जन होता है इक्विटी में। सबसे पहले क्या होता है, इक्विटी का वैल्यूएशन होता है कि लेट्स सी, अगर यदि कंपनी ने बोला कि भाई मेरा फेस वैल्यू, मेरा एक स्टॉक है, इसका मैं क्या करूंगा, 10 लाख जो मेरे पास अभी है, ये कैपिटल में स्टॉक में डिवाइड करूंगा, स्टॉक में, और हर एक स्टॉक की एक फेस वैल्यू होती है, राइट। फेस वैल्यू का मतलब जो भी हो, अभी फॉर एग्जांपल 5 रुपए का एक नोट है, एक प्रोमिसरी नोट होता है, उस पर 5 रुपया दिया होता है, वो फेस वैल्यू होता है, और उस पर गवर्नर का साइन साइन होता है, तो वो हो गया नोट, तो वो प्रॉमिसरी नोट होगा, वो फेस वैल्यू हो गया। तो हर एक स्टॉक का एक फेस वैल्यू होता है, तो कई स्टॉक का फेस वैल्यू 10 होता है, किसी का 2 रुपए होता है, किसी का 1 रुपया होता है, तो ऐसे फेस वैल्यू होती है। तो ऐसा वैल्यूएशन किया जाता है, फिर ये वैल्यूएशन के हिसाब से इसका फेस वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है। लेट्स इसका फेस वैल्यू 10 है, राइट, इसका फेस वैल्यू आ गया 10 रुपए एक कंपनी का। अभी फेस वैल्यू के हिसाब से कितने स्टॉक है, 1 लाख स्टॉक हो गए बंदे के, जिसकी कंपनी खुद की, और ये होगा फेस वैल्यू। अभी उसको मार्केट से और कितने स्टॉक उठाने हैं, तो इसका वैल्यूएशन, ये तो फेस वैल्यू होगा, लेकिन उसका मार्केट वैल्यूएशन कुछ अलग होगा, 150 होगा, 100 होगा, वॉट एवर इट मे बी, 80 रुपीज होगा, कुछ भी होगा, वो मार्केट प्राइस, वो मार्केट डिटरमाइन करती है। तो लेट से मेरे बिजनेस का कैपिटल 10 लाख है, और मेरी ओनरशिप है प्राइवेट है, मींस मेरा खुद का कैपिटल 10 लाख है, और अगर मुझे और 10 लाख मार्केट से उठाना है, उसके लिए अगर मैं पब्लिक फंडिंग ये ऑप्शन चूज कर रहा हूं, तो मेरा अभी जो टोटल कैपिटल है वो 20 लाख हो जाएगा, जिसमें से 10 लाख का मेरा 100% ओनरशिप है, और जो एडिशनल 10 लाख है वो मेरा पब्लिक फंडिंग से अगर मैं उठा रहा हूं, तो पब्लिक कैपिटल हो जाएगा, जो पब्लिक फंडिंग के द्वारा मैंने उठाया है। तो मेरा टोटल कैपिटल हुआ 20 लाख। तो जहां पे मेरा 10 लाख कैपिटल था, उस टाइम मेरी 100% ओनरशिप थी, अभी मेरा कैपिटल 20 लाख होने जा रहा है, तो उसमें मेरा खुद का ओनरशिप 50% होगा, और 50% ओनरशिप पब्लिक का होगा, राइट, यहां तक समझा। तो जो 50% कंपनी के ओनर 50% ओनर हो गए, और जो पब्लिक में मैंने बेचा है अनऑर्गेनाइज मार्केट में, ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को बेचा है, उसमें रिटेल ट्रेडर आ गए, उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए, राइट। तो ये सारे मिला के मैंने 50% बेच दिया। अभी होगा क्या पता है, इसके पहले जो भी प्रॉफिट होता था, वो प्रॉफिट एज अ ओनर मैं लेता था। अभी जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो मेरी अभी कंपनी नहीं है, वो पब्लिक की कंपनी है, भले ही 50% स्टेक मेरे पास है। अभी यहाँ पे देखिएगा, अगर 50% स्टेक मेरे पास है, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है, उनको वोटिंग राइट होता है, राइट, वोटिंग राइट होता है। इसका मतलब जैसे हमारे इलेक्शन होता है महाराष्ट्र में, किसी भी स्टेट के, सेंट्रल के, तो वहां पे हम लोगों को वोटिंग राइट रहता है, और हम किस एमएलए को चुन के देते हैं, और फिर वो एमएलए चीफ मिनिस्टर को चुन के देता है। वैसे ही भी कंपनी में जो भी शेयर होल्डर है, उनको एक वोटिंग राइट होता है, और वो वोटिंग राइट ऐसा होता है कि भाई जिसके ज्यादा शेयर होल्डर होगा, वो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठाएगा। तो अभी इसमें 50% तो भले ही मैं उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहूं, लेकिन मेरे खुद के घर में कितना है, 50%, मीन्स 50% वोटिंग तो मैं जिसको बनाना चाहूँ उसको बनवाऊंगा मैं, और इसमें तो मुझे 1-2 टका मिल ही जाएगा, कितना भी बुरा होगा। तो इससे क्या होता है पता है क्या, प्रोमोटर का कंट्रोल रहता है मैनेजमेंट पे, भले ही वो पब्लिक कंपनी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टॉक एज अ प्रमोटर मेरे है। यहाँ पे जो इसको हम लोग कहते हैं प्रोमोटर्स मीन्स जो कंपनी के फाउंडर मेंबर है, वो जिनकी कंपनी है, वो इनके पास 50% स्टेक है, तो 50% स्टेक तो इनके खुद के हो गए, और रिमेनिंग जो 50% है वो पब्लिक के है। तो अभी जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, वो आपके फेवर में बैठेगा, और जो डिसीजन होंगे वो उस तरफ से होंगे, उस तरह से होंगे। और होगा क्या पता है, जब भी प्रमोटर होल्डिंग किसी कंपनी में 50% से ज्यादा होती है, वो कंपनी स्टेबल कहा जाता है उसका, राइट। अगर आपकी कंपनी है, आपके कंपनी के प्रोडक्ट में आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और आपको विजन है कि भाई आने वाले 10 सालों में मैं कंपनी बहुत बड़ी बनाऊंगा, तो फिर उसमें आपके स्टेक ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जहां पे प्रमोटर का स्टेक 20% होता है, 10% होता है, वो कंपनी
कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, डाउटफुल होती है। और किसी कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग सालों सालों बाद अगर कम कम होती जा रही है, वो भी डाउटफुल कंपनी है, क्योंकि प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं तो प्रमोटर्स को इनसाइडर न्यूज पता हो गई है कि कुछ तो भी काला होने वाला है भाई। अभी मेरे मार्केट में 200 रुपया स्टॉक चल रहा है, अगर ये पता होगा बाहर, अगर बाहर पता होगा तो 200 का 100 भी आ जाएगा, इससे मेरा कैपिटल बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। तो प्रमोटर क्या करती है, अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं कंपनी में, वो धीरे 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 निकलने लगते हैं, राइट। तो किसी भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना ये अच्छा संकेत माना जाता है कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग कम कम होना वो थोड़ा फिशी और बोलते हैं ना हम लोग डाउटफुल, हम लोग उसको परसीव कर सकते हैं। और इस तरह से वर्किंग होता है शेयर्स का कि मर्चेंट बैंक एक वैल्यूएशन निकालते हैं, फिर उसके शेयर्स में डिवाइड होती है। तो अभी होगा क्या, अभी जैसे भी शेयर्स का वैल्यूएशन निकलेगा तो जो भी नंबर ऑफ स्टॉक है कंपनी क्या करेंगी, एक प्राइमरी मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट जो फर्स्ट टाइम, जो भी प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक लिमिटेड होती है, जब भी प्राइवेट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, तो वो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है, जिसको हम लोग आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, फर्स्ट टाइम मार्केट में एक कंपनी आई है और उसके शेयर इश्यू कर रही है। तो ये जो 1 लाख स्टॉक है गाइस, ये 1 लाख स्टॉक कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है। तो पैसों की जरूरत बहुत सारे रीजंस में हो सकती है, भले उसको लोन चुकाना हो, उसको ब्रांचेस बढ़ाना हो, एक्सपांड करना हो, वॉट एवर मे बी द रीजन, उनको पैसा लगता है तो आईपीओ में आते हैं और पब्लिक से फंडिंग करते हैं। अभी होगा क्या, किसी कंपनी अगर आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद हम लोग 10 रुपए की सब्जी लेते फिर भी 10 बार देखते उसको कैसी है क्या है। तो आईपीओ आने के बाद हम लोग देखते हैं कि भाई आईपीओ कौन सी कंपनी का है, कितने साल से मार्केट में है, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, राइट, उसका ब्रांड वैल्यू है कि नहीं, ये सारी चीजें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रोमोटर्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं। और अभी होता क्या है, आईपीओ में अप्लाई करने के बाद कंपनी कितने शेयर्स बेचना चाह रही है, 1 लाख, कितने, कंपनी को 1 लाख शेयर्स बेचने हैं। लेकिन मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, जैसे टाटा जैसा ट्रस्ट है, ब्रांड वैल्यू है, 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कितने आए, 10 लाख। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एवरीबडी इज इंटरेस्टेड, आप लोग 1 लाख स्टॉक ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, लेकिन लोग बोल रहे हैं भाई 10 लाख में भी, आप मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है। एज अ कंपनी आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि चलो भाई 10 लाख ले लेते हैं। जो रिकॉर्डेड होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, उतना ही आप लोग 1 लाख इश्यू करेंगे। अभी होगा क्या, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस होना मतलब क्या, मार्केट में बुलेट आई लिमिटेड एडिशन वाली, और उन लोगों ने सोचा कि भाई मुझे 1 लाख बुलेट मैं मार्केट में लॉन्च करूंगा पूरे इंडिया में। तो 1 लाख बुलेट है, लेकिन बुलेट लवर्स बहुत ज्यादा है, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया बुलेट के लिए। अभी बुलेट तो 1 ही लाख है, तो 9 लाख लोगों को बुलेट नहीं मिलेगी, 1 लाख लोगों को ही मिलेगी। और ये 1 लाख लोग भी रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे। तो बाकी के जो 9 लाख है अतृप्त आत्मे, वो क्या करेंगे, ज्यादा प्राइस देंगे। और जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन फिल किए हैं बुलेट के लिए, जरूरी नहीं कि वो बुलेट उनको अच्छी लगे, एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव की वजह से, ट्रेडर साइकोलॉजी की वजह से कि भाई लेते हैं और बेच देते हैं, राइट, वो साइकोलॉजी के हिसाब से भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा और उनको मिल भी गया होगा, और जो सच में बुलेट राइड करना चाहते हैं उनको नहीं मिला होगा। तो जैसे भी ये बुलेट लगेगी मार्केट में, आपको लकी ड्रॉ लग गया, बुलेट लग गई, तो आप लोग जब मार्केट में बेचेंगे वो सेकंड हैंड हो गई। सही बात है कि नहीं, प्राइमरी मार्केट मीन्स किसी चीज को शोरूम से खरीदना, और सेकेंडरी मार्केट मीन्स सेकंड हैंड खरीदना। तो जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड अगर कोई कंपनी होती है, तो फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट से आईपीओ लगता है, और आईपीओ लग जाने के बाद जो भी उसके बाद ट्रांजैक्शन होगा स्टॉक का, वो सेकेंडरी मार्केट में होगा। इसका मतलब क्या गाइस, अगर प्राइमरी मार्केट में आपको आईपीओ लगा, रैंडमली सिलेक्ट हुए आप लोग, तो आप लोग वो कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो गए। और वो शेयर लगने के बाद अभी मुझे बताओ गाइस, अगर आपको 1 लाख शेयर इशू करना है और 1 लाख एप्लीकेशन के लिए 10 लाख एप्लीकेशन आए कि भाई मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, तो स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि 9 लाख लोग ऐसे उनको वो स्टॉक चाहिए लेकिन उनको मिला नहीं। तो वो क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे कि भाई तुझे लगा है ना, मैं तुझे बढ़ा के देता हूँ, 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया। तो ऑफलाइन मार्केट में प्रीमियम डिसाइड होता है, जिसको ग्रे मार्केट प्रीमियम हम लोग कहते हैं, जीएमपी।
वो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है कि भाई ये स्टॉक मार्केट में कितना, अगर ये मार्केट में आया सेकेंडरी मार्केट में तो कितना उछाल उसको मिलेगी। तो ये 1 लाख स्टॉक जब भी मार्केट में आएंगे और उसका डिमांड बढ़ेगा तो ये स्टॉक की कीमत दुगनी हो जाएंगे। तो मार्केट में किसी भी स्टॉक की कीमत क्यों बढ़ती है? डिमांड एंड सप्लाई। जो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, वो इकोनॉमिक्स में भी वही है कि डिमांड बढ़ने के बाद प्राइस बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ने के बाद प्राइस घट जाती है। तो यही प्रिंसिपल से मार्केट चल रहा है। तो अभी लेट्स सी आप लोगों को भी कंपनी क्या करेंगी, ये आपका फेस वैल्यू है, लेट्स सी 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए, 10 रुपए उसका फेस वैल्यू था। कंपनी क्या करती है, ये 1 लाख के ऊपर 10 रुपए में नहीं बेचती है, कंपनी एक प्रीमियम में बेचती है स्टॉक। तो लेट्स सी कंपनी में 150 प्रीमियम लगाया, जिसको हम लोग शेयर प्रीमियम कहते हैं। ये शेयर प्रीमियम कंपनी का एक रिजर्व होता है, वो रिजर्व में अमाउंट रखती है शेयर प्रीमियम करके। तो आईपीओ में ये कंपनी लेट्स सी 160 में ऑफर करती है स्टॉक, कितने में? 160 में। जिसको 160 में लग गया, फॉर एग्जांपल 150 यहाँ पे मैंने प्रीमियम लिया है, शेयर प्रीमियम जो कंपनी ज्यादा लेती है इन्वेस्टर की तरफ से, 160 में अगर आप लोगों को ये स्टॉक लग गया तो अभी यहाँ पे 10 लाख जो है उसमें से 9 लाख लोगों को ये स्टॉक मिला नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, 160 रुपीज का स्टॉक, बोलते हैं ना कि भाई तुझे लगा है 160 में, चलो मैं 200 देता हूँ, मुझे दो ना। एक बोलता है 200 में, मैं 250 देता हूँ। तो ऐसा बिडिंग चलता है और बिडिंग की वजह से ये स्टॉक 350 400 में ओपन होता है। उसका एक बिडिंग होता है कि नहीं 350 में ओपन हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? डिमांड और सप्लाई की वजह से। अभी जैसे भी कंपनी को उसका पैसा मिल जाता है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर की तरफ से, कंपनी मार्केट के पास ध्यान नहीं देती, क्योंकि कंपनी का बिजनेस नहीं है, कंपनी शेयर मार्केट ट्रेडिंग नहीं करती। कंपनी क्या करती है, उसके ऑपरेशन में फोकस करेंगी, ब्रांच डेवलप में फोकस करेंगी। अभी होगा क्या फिर, 1 लाख स्टॉक जो लगे हैं आईपीओ में, आप तो लाइफ टाइम खुद के पास नहीं रखोगे। आप क्या करोगे, भाई मैंने 150 में लिया था, मुझे आईपीओ लग गया, 500 रुपए प्रॉफिट हो गया पहले ही दिन में, आप बेच दोगे। अभी आप किसको बेचेंगे? जिसको जो भी बाय करना चाहता है उसको बेचेंगे। तो 500 रुपए में ये बंदे ने बेचा आपको, आपने खरीदा 600 में, इन लोगों ने 600 में खरीद लिया, इनको ऐसा लगा कि आने वाले कुछ समय में स्टॉक 800 हो जाएगा, 800 हो जाने के बाद इनको बेचा, इनको ऐसा लगा कि 1000 हो जाएगा। तो ये अभी स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख स्टॉक सिर्फ आपके पॉकेट में से इनके पॉकेट में, इनके पॉकेट में से आपके पॉकेट में, राइट। आपका एक्सपेक्टेशन है बढ़ेगा, अगर घट गया ये बंदा लॉस करके बेच देगा आपको। आपका एक्सपेक्टेशन अगर है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन 1 ही लाख स्टॉक मार्केट में घूमेंगे। अभी इनकी जो डिमांड फोर्स है अगर ज्यादा है, 1 लाख स्टॉक के लिए 10 लाख बायर है, तो स्टॉक बढ़ते ही जाएगा। जो भी स्टॉक अप ट्रेंड में होते हैं उनका डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, इसकी वजह से स्टॉक बढ़ते हैं। कभी कभी अभी ऐसा हो जाएगा, एक ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने कुछ तो भी फ्रॉड किया ऐसा पता चला, तो अभी जो भी शेयर होल्डर 1 लाख में से तो 80,000 तो ऐसे बोले भाई मुझे ले लो मेरे तरफ से, आई एम रेडी टू सेल एट एनी कॉस्ट। मैंने 600 में लिया था भाई, मैं 500 में बेचने के लिए रेडी हूँ। जैसे भी सप्लाई बढ़ जाएगा, अभी उनको बेचना है लेकिन अभी खरीदना किसको नहीं है, कोई भी खरीदेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला नहीं भाई फ्रॉड हुआ है और नीचे जाएगा, 600 रुपए का है ना 100 रुपए आ जाएगा, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो जो भी इंटरेस्टेड है खरीदी करने में, बाय करने में, उनको कंपनी, वो जो सेलर है वो क्या करेंगे, भाई 500 में ले ले, 400 में ले ले, डिस्काउंटेड प्राइस में बेचेंगे। तो ये जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, जो न्यूज होती है, जो डिमांड सप्लाई होता है, इसकी वजह से जो इकोनॉमी होती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, उनकी बेसिस पे उसका असर मार्केट के प्राइस पे पड़ता है। अभी होता क्या है गाइस, ये हुआ, मैंने आपको एक बताया कि शेयर मार्केट, एक कंपनी शेयर मार्केट में कैसे आती है। तो ये जो स्टॉक अभी ट्रेडिंग करना चालू किया, आ गया, तो कंपनी क्या करती है, अभी इसमें कंपनी का मुनाफा क्या हुआ, तो कंपनी को जो पैसा मिला, अगर कंपनी बैंक से पैसा उठाती तो कंपनी को उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करना पड़ता। आज मुझे लोन मिला, नेक्स्ट मंथ में मेरा ड्यू डेट आ जाता, भाई हफ्ता ही पे करो। अभी कंपनी क्या कहती है, आपकी कंपनी है, आपने बोला भाई आप सब लोग प्रमोटर्स हो, आप सब लोग कंपनी के ओनर हो, जो भी बंदा शेयर्स लेता है कंपनी की इक्विटी होल्डर होता है, वो कंपनी का ओनर होता है। तो कंपनी कहती है कि भाई आप सब लोग ओनर हो, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग डिसाइड करेंगे वो प्रॉफिट का क्या करना है। अगर वो प्रॉफिट जितने भी शेयर होल्डर है उसमें अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जिसको डिविडेंड कहते हैं हम लोग, सही बात है कि नहीं। कंपनी क्या कहती है, अगर मैं लोन बाहर से उठा दी तो मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता, प्रिंसिपल भी पे करना पड़ता, लेकिन आपने मुझे हेल्प किया है तो आप कंपनी के ओनर हो, जितने भी स्टॉक आप लोगों ने लिए, जितने भी प्रपोर्शन में, वो प्रपोर्शन में आप ओनर हो। तो
जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो पूरा कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ और आपके कंपनी के शेयर होल्डर कितने 1 लाख, तो हर एक स्टॉक के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ 10 रुपए। तो फिर जो बंदों ने ज्यादा स्टॉक लिए हुए हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो शेयर होल्डर ने कम प्रॉफिट, नंबर ऑफ स्टॉक कम लिए उसको कम डिविडेंड मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो डिविडेंड क्या होता है, जैसे बैंक्स लोन अगर हम लोगों ने लिया होता तो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड। एग्जैक्टली। तो अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रमोटर है हम लोग, ओनर है कंपनी के, प्रॉफिट नहीं होता हम भी शामिल है भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए, कंपनी कुछ देती नहीं है। मीन्स कितना अच्छा है, देखो ना, प्रॉफिट हुआ तो पैसा देंगी, नहीं प्रॉफिट हुआ कुछ नहीं मिलेगा। अभी कभी कभी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करता है कि भाई इस समय ना हम लोगों को 10 ब्रांच ज्यादा डालना है, राइट, 10 ब्रांच ज्यादा डालना है, तो हम लोगों को ग्रोथ के लिए पैसा लगेगा, ब्रांच सेटअप के लिए पैसा लगेगा, तो बाहर से उठाने से बेहतर जो प्रॉफिट हुआ है वही हम लोग डाल देंगे, उससे ही ब्रांचेस खड़ी हो जाएंगी। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका है, जो 50% है उनका ही है, वो डिसाइड करते हैं और कंपनी में डिस्क्लोज कर देते हैं कि भाई इस साल जो भी प्रॉफिट हुआ है कंपनी वो प्रॉफिट ग्रोथ पर्सपेक्टिव से निवेश करना चाह रही है, तो इस साल हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड है कि उनको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। जब कंपनी को लॉस होगा तो डिविडेंड तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है वो डिविडेंड देती नहीं है, वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से काम करती है। तो आप लोग कहोगे सर फिर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो हमारा लॉस है, तो लॉस नहीं होता है। जब भी किसी कंपनी ग्रोथ में पैसा डालती है तो उसका मुनाफा आपको स्टॉक में दिखने लगता है। अभी मुझे बताओ, पहले डीमार्ट बहुत कम किया होते थे, बहुत कम थे ना डीमार्ट, मेट्रो सिटीज में होते थे डीमार्ट। अभी डीमार्ट क्या हो गए, स्मॉल स्मॉल सिटीज में भी अभी पेनेट्रेट हो रहा है, राइट। तो अभी इससे क्या होगा, राधा कृष्ण देमानी जो डीमार्ट के ओनर है, फाउंडर है, उसने अगर सोचा कि नहीं भाई मुझे डिविडेंड नहीं देना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, हर छोटे छोटे सिटी में भी डीमार्ट में ये करूंगा। अभी मुझे बताओ, अगर डीमार्ट हर एक सिटी में अवेलेबल हो गए तो सेल किसकी बढ़ेगी, डीमार्ट की बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, डीमार्ट की बढ़ेगी, और जो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट देख के इन्वेस्ट करते हैं, तो डिमांड भी डीमार्ट के ही बढ़ेगा। तो आज 5,000 चल रहा है, कल जाके 25,000 भी हो जाएगा वो स्टॉक। तो ग्रोथ जो होती है ना उसका असर स्टॉक मार्केट में, स्टॉक पे ज्यादा होता है, डिविडेंड तो नॉमिनल अमाउंट होती है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। और मुझे बताओ, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, मुझे बताओ ये प्रोजेक्ट एक दिन में होता है क्या एक प्रोजेक्ट? अभी मुझे बताओ, मुझे हाईवे बनाना है, बहुत बड़ा हाईवे, 600 किलोमीटर का हाईवे बनाना है, तो ये जो 600 किलोमीटर का मैं हाईवे आज बनाऊंगा उसके लिए बैंक से लोन लूंगा क्या मैं, राइट। 600 किलोमीटर का हाईवे बनाने के लिए कितना साल लगेगा, मिनिमम 5 ईयर्स तो लगेगा। 5 साल तक मुझे कुछ मिलेगा क्या उससे? अगर मुझे टोल भी सेटअप करना है तो 5 साल के बाद होगा ना। मीन्स 5 साल तक मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, राइट। मुझे मशीनरी में पैसा खर्च करना है, लेबर्स को देना है, मटेरियल्स को देना है, 5 साल तक सिर्फ आउटगोइंग चलते रहेगा, और 5 साल के बाद उसका इनकमिंग स्टार्ट होगा, वो भी एक ही दिन में रिकवर हो जाएगा क्या? नहीं। तो जैसे भी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के वे थ्रू पब्लिक फंडिंग से ही प्रॉफिटेबल होती है, मीन्स फिजिबल होते हैं। नहीं तो मैंने बैंक ले लिया 5 साल के लिए और इतने करोड़ रुपए मुझे लगेंगे तो फिर हाईवे दिखेगा ही नहीं, पेपर पे ही दिखेगा। तो ये सारी चीजें होती है, जो भी लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट होता है, जिनके रिटर्न 10 साल बाद, 15 साल बाद आने वाले हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर आज करना जरूरी है, ऐसी सारी कंपनीज पब्लिक फंडिंग का स्वीकार करती है, राइट। अभी प्राइमरी मार्केट मींस आईपीओ, जो लाइफ में फर्स्ट टाइम ही होगा। उसके बाद जो सेकेंडरी मार्केट होगा जिसमें हम लोग बाय करेंगे, जो हम लोग अभी भी करते हैं, जैसे आप लोग शेयर्स बाय करते हो सेकेंडरी मार्केट में ही करते हैं। तो अभी अगर इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो सबसे पुराना मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, फिर नेशनल लेवल पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। तो अभी हमारे पास दो मार्केट है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो जिसको हम लोग बीएसई एनएसई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और मार्केट की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को अभी 2 महीने में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो मार्केट स्टार्ट होता है, जैसे मार्केट का टाइमिंग था 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, राइट। पहले तो 9:15 से मार्केट ओपन होना और 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाना, ये मार्केट का टाइमिंग था। अभी इससे होता क्या था, मार्केट में पहले मार्केट 9:15 बजे ओपन होता था गाइस, और 3:30 बजे क्लोज होता था, अभी भी वही है। और हमारा जो मार्केट है, ये मार्केट एक ऐसा नहीं कि इसमें जो बंदा 9:15 3:30 बजे थे
फुल टाइम कर रहा है वो पैसा तो लगा सकता है, लेकिन जो बंदे जॉब करते हैं जिनका लाइव मार्केट में पैसा निवेश करना पॉसिबल नहीं है, तो सेबी ने कहा कि नहीं भाई आप लोग भी निवेश कर सकते हो। इसके लिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप लोग आफ्टर मार्केट भी ऑर्डर लगा सकते हो, जिसको आफ्टर मार्केट ऑर्डर हम लोग कहते हैं कि मार्केट बंद हो जाने के बाद आप लोग ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट सेकेंड डे होगी। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये सेबी ने जब स्टार्ट किया तो होता क्या था गाइज, लेट्स सी 3:30 बजे के बाद 4 बजे के बाद मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, 5 बजे के बाद मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, 6 बजे के बाद मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, मार्केट क्या करेगा, सिस्टम वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता था, ऑर्डर सिर्फ एक्सेप्ट करता था। फिर दूसरे दिन जो होता है ना उसका कैलकुलेशन होता था कि भाई मुझे मेरे पास कितने सेल्स ऑर्डर आए हैं और कितने बाय ऑर्डर आए हैं। बाइंग और सेलिंग मैचिंग होती थी, और मैचिंग होने के बाद सिस्टम एक लेवल के पास ओपन होती थी। अगर बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर आए, आज मार्केट का प्राइस जो 500 था तो मार्केट डायरेक्टली 300 ओपन होता था क्योंकि सेलिंग ज्यादा आई। और किसी दिन अगर बाइंग बहुत ज्यादा आई, सेलर कुछ नहीं, तो मार्केट एक प्रीमियम रेट से ओपन होता। और ये जो कैलकुलेशन होता था, ये कैलकुलेशन लाइव मार्केट में होता था 9:15 बजे। इससे क्या होता था, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को लॉस होता था। क्यों, मार्केट बहुत हिलता था, क्योंकि बैकएंड में एक कैलकुलेशन स्टार्ट होता था लाइव मार्केट में। इसकी वजह से क्या होता था, वो जो वोलेटिलिटी था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और इससे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते थे। सेबी की ये ध्यान में आया, तो सेबी ने क्या किया, ये वोलेटिलिटी कम करने के लिए ये कैलकुलेशन लाइव मार्केट में सेबी ने बंद कर दिए। फिर सेबी ने क्या किया, मार्केट 9 बजे को ओपन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मार्केट, प्री ओपनिंग मार्केट भी कहते हैं हम लोग, जो 9 बजे ओपन होता है। तो सेबी क्या कहता है कि भाई 9 बजे से लेके 9:07 तक आप लोग ऑर्डर लगा सकते हो। जो भी मार्केट अभी 9:15 बजे ओपन होगा ना, उसके लिए आप लोग 9 से 9:07 बजे तक आप लोग 9 तो 9:07 में आप ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे 9:08 बज गए आप ऑर्डर नहीं लगा सकते। 9:08 से लेके 9:11 तक जो भी ऑर्डर रिसीव हुए, सिस्टम वो ऑर्डर कैलकुलेट करेगा, मार्केट बंद होगा। और 9:11 से लेके 9:14 तक मार्केट शांत रहेगा, और डायरेक्टली 9:15 बजे एक लेवल से मार्केट ओपन होगा। अगर 10 लाख लोगों ने बाई की ऑर्डर लगाई है, 1 लाख लोगों ने सेल की ऑर्डर लगाई है, तो डिमांड ज्यादा बढ़ गया, तो मार्केट गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन बहुत सारे रीजन से होता है। मार्केट बंद होने के बाद अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री आ गई और उसने कुछ तो भी डिसीजन लिया, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव मार्केट पे होता है। जैसे नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी मार्केट बंद होने के बाद ही आया था, तो उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकता, तो उन लोगों ने सबने सेल की ऑर्डर लगा दी, दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन। तो ये जो कुछ डिसीजन होते हैं ना मार्केट बंद होने के बाद, जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे होता है, राइट। क्योंकि ये डिसीजन आने के बाद इन्वेस्टर की जो सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट, वो डर हम लोग बटन से एक्सप्रेस करते हैं, और जो एक्सप्रेस करते हैं आप भी डरेंगे, आप भी डरेंगे, आप भी डरेंगे, सब डरने के बाद सेल सेल सेल, उधर भी सेल ही जाएगा। तो जो भी अपने मन में होता है वो मार्केट में दिखता है। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आवर साइकोलॉजी, ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी। जो आपको लगता है, जो सबको लगता है, वही मार्केट में होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर उनको पता है लोगों की साइकोलॉजी क्या है। आप लोग जब सेल करेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि उनको पता है मास साइकोलॉजी, राइट। मार्केट में बहुत सारे कम लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है मास साइकोलॉजी। रन द मार्केट अगेंस्ट द साइकोलॉजी। सबको अगर मैं बताऊं ना, आपको अपने स्टॉक लेने के बाद आपको क्या फील होता है, आप बोलेंगे हाँ सर, इनको भी बोलो, ये बोलेंगे हाँ सर, वैसे ही फील होता है, क्योंकि सबको वही फील होता है, क्योंकि आपका अपब्रिंगिंग, थॉट प्रोसेस वही हिसाब से बिल्ड हुआ है। ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लोगों को पता है, तो उसके थोड़े अगेंस्ट में ट्रेड करता है। तो क्या आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो आफ्टर मार्केट होता है ना गाइस, इसका वोलेटिलिटी कम करने के बाद मार्केट एक जगह ओपन होगा, राइट। ये जो कैंडल है ना, ये एक दिन की एक कैंडल है, ये बता दी कि मार्केट कितना ऊपर गया, कितने नीचे गया। तो दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे देखो, ये कैंडल के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। इसमें गैप दिख रहा है क्या, ये जो गैप है, ये गैप दिख रहा है ना, तो ये गैप क्या है, गैप डाउन। गैप डाउन का मतलब क्या कि प्रीवियस डे मार्केट 25,790 पे था, और दूसरे दिन मार्केट डायरेक्ट 25,453 में ओपन हुआ। 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। तो किसकी वजह से ओपन हुआ, मे बी मार्केट टेक्निकली सेलिंग आई होगी, कुछ तो भी डिसीजन हुआ रहेगा, व्हाट एवर मे बी द रीजन, लेकिन इसको गैप डाउन कहते हैं। और गैप अप किसको कहते हैं, गैप अप का भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और दूसरे दिन यहाँ पे ओपन हुआ। तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच जो भी गैप है ना गाइज, अगर वो गैप अप साइड है तो गैप अप, अगर वो गैप डाउन साइड है तो गैप डाउन। तो ये होता है, गैप अप गैप डाउन होता है। तो आप लोगों को यही ध्यान में रखना है, गैप अप और गैप डाउन में हम लोग बहुत सारा डीप में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के लिए मैंने आपको ये बताया कि मार्केट टाइमिंग आप लोगों को सबको समझा।
तो आप लोग 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। 3:30 से 4 बजे ब्रोकर का मार्केट रहता है, उन पे सेटलमेंट होती है, वो आपके लिए नहीं होता है। 3:30 बजे तक आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट में, राइट। अभी ये था मार्केट का टाइमिंग और मार्केट्स। रही बात मेन अपने जो स्टॉक मार्केट है, ये दो तरह के स्टॉक मार्केट है, एक एनएसई और पीएसई। अभी यूएस में एक बंदा था, एक ट्रेडर था, जिसका नाम था चार्ल्स डो। और ये बंदा था ना, एक ट्रेडर था यूएस का, जिसके नाम से आज भी यूएक्स का इंडेक्स है। जैसे आपका निफ्टी है ना, हमारा डो जोन्स करके इसका इंडेक्स है। तो चार्ल्स डो ये बंदा था, ट्रेडर था। तो उसका ये स्टडी था कि यार उसने ये सोचा कि भाई अगर यूएस में इतनी सारी इंडस्ट्री है, इतनी सारी कंपनीज है, तो यूएस में तब इंडस्ट्री हुआ करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था तब, सब इंडस्ट्री था और ट्रांसपोर्ट, राइट। तो उसने क्या किया कि भाई जितनी भी इंडस्ट्री थी यूएस में, उसने एक ग्रुप बनाया, वो इंडस्ट्री का एक ग्रुप बनाया, और उनके जो स्टॉक प्राइस थे ना, वो मॉनिटर करना स्टार्ट किया उसने। उनका सपोज मेरे पास 10 इंडस्ट्री है, 10 इंडस्ट्री की शेयर प्राइस और उनकी शेयर प्राइस में चढ़ और उतार जो भी है, अप्स एंड डाउन्स, वो बंदे ने स्टडी किया। तो उसको ये ध्यान में आया कि जब जब भी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऊपर जाता है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक ग्रुप बना दिया मैंने, बैंकिंग का मैंने एक ग्रुप बना दिया, जिसको मैं इंडेक्स नाम दे दिया। तो ये ग्रुप में जितनी भी कंपनीज होगी, वो स्टॉक का एवरेज मेरा इंडेक्स होगा। वो सिंपल एवरेज नहीं होता है, वो वेटेड एवरेज होता है, जिससे आप लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एवरेज होता है। अभी ये 10 कंपनी का एवरेज अगर बढ़ा, इसका मतलब क्या, ये जो 10 कंपनी है ये ऊपर जा रही है, सेक्टर ऊपर जा रहा है। अगर ये 10 कंपनी, मेजोरिटी ऑफ द कंपनी इज फॉलिंग डाउन, इसका मतलब सेक्टर नीचे जा रहा है। तो चार्ल्स डॉ का ये कहना था कि हम लोग इंडेक्स के द्वारा किसी भी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, और ये परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मेजर करने के बाद उसका इंपैक्ट दूसरे सेक्टर में कैसे होता है, ये भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उसके ध्यान में ये आया कि जब भी इंडस्ट्री का एवरेज बढ़ता है, तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री का अगर प्रोडक्शन होगा, वो किसकी वजह से होगा, डिमांड की वजह से, बराबर है ना। डिमांड बढ़ने के बाद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के बाद वो प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल लाने जाने में ट्रांसपोर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ट्रांसपोर्ट के स्टॉक भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बन गया तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बन गया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बढ़ गया तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो फिर जब भी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ने वाला था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी बढ़ेगा, और जब इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम होगा, तब ट्रांसपोर्ट भी कम होगा। तो ये उसने तब ट्रांसपोर्ट का इंडेक्स और इंडस्ट्री का इंडेक्स तब उन लोगों ने सेटअप किया, उसका कॉपी हम लोगों ने किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भी निफ्टी हमारा एक इंडेक्स बनाया। तो अभी यहाँ पे सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें ब्रॉड बेस्ड सेक्टर, जिसपे इंडिया का जो मेन सेक्टर है, जो लोग देखते हैं कि इंडिया क्या चल रहा है वो, और एक सेक्टोरियल इंडाइसेस और ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस। अगर ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस की मैं बात करूं, ये निफ्टी 50 जिसको हम लोग कहते हैं। सेक्टोरियल इंडाइसेस की अगर मैं बात करूं, अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेक्टर का मतलब एक किसी सेक्टर ले ले हम लोग, फार्मा सेक्टर। मैंने क्या किया, इंडिया में जितनी भी फार्मा कंपनीज है ना, उनका एक सेक्टर बना दिया, एक सेक्टर बना दिया, उनका एक ग्रुप बना दिया। और वो भी जितने भी 10 कंपनीज होगी, 15 कंपनीज होगी, वो 15 कंपनीज मैंने, ये सब स्टॉक मार्केट जितने भी स्टॉक प्राइस है ना 10 कंपनीज के, उस कंपनीज के एवरेज मैंने वो सेक्टर लगा दिया। फॉर एग्जांपल अभी फार्मा कंपनी, फार्मा का निफ्टी फार्मा, उसका लेट सी 15,000 प्राइस चल रहा है। इसका मतलब क्या, निफ्टी फार्मा के भीतर जो भी 10-15 कंपनीज है ना, उनका एवरेज कितना है, 15,000। अगर कल जाके ये 17,000 हो जाता है, इसका मतलब जो 10 कंपनी के स्टॉक है ना, वो बड़े हैं, बराबर है ना, वो बड़े हैं। अभी स्टॉक प्राइस बढ़ने के बाद ही एवरेज बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस घटने के बाद एवरेज कम होगा। अगर किसी सेक्टर का बढ़ना, अभी एक कंपनी की वजह से पूरा सेक्टर तो बढ़ नहीं सकता। अगर सेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका प्रभाव पूरे सेक्टर में है, पूरे कंपनीज में, राइट ना। अभी कोविड के टाइम पूरा सेक्टर चला, फार्मा सेक्टर। क्यों चला, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी कि सब सेक्टर, वो सेक्टर ही था ना तब करने वाला, तो डिमांड बढ़ा, इसकी वजह से फार्मा सेक्टर बढ़ा। और उसी दौरान ऑटो सेक्टर नीचे आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोविड में किसने कार लिया होगा। तो एक सेक्टर में बहुत तेजी देखने मिली और दूसरे सेक्टर में मंदी देखने मिले। तो ये जो तेजी मंदी ये कब होती है, जब डिमांड और सप्लाई कम हो जाता है, स्टॉक प्राइस की कम होने लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है भाई मेरा जीना प्रायोरिटी है, लग्जरी प्रायोरिटी
नहीं है। तो अगर मैंने सेक्टरियल इंडाइसेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने निफ्टी फार्मा लिया, फिर निफ्टी आईटी, जो भी निफ्टी आईटी वाले, जितनी भी आईटी वाली कंपनी उनका ग्रुप बना दिया, उसको निफ्टी आईटी नाम दे दिया, और निफ्टी बैंक, जितने भी बैंक्स है उनका एक सेक्टर बना दिया। तो ये जो सेक्टर है गाइस, ये सेक्टोरियल मींस ये जो इंडाइसेस बने हैं ना, ये सेक्टर स्पेसिफिक है, सेक्टर स्पेसिफिक है। अभी आईटी में सिर्फ आईटी दिखेगा, फार्मा में सिर्फ फार्मा ही दिखेगा, और बैंक में सिर्फ बैंक दिखेगा। अभी मुझे बताओ, आपको निफ्टी फार्मा के पास देख के आप बता सकते हैं क्या कि इंडियन इकोनॉमी कैसे चल रहा है, इंडियन का स्टॉक मार्केट कैसे चल रहा है? नहीं बता सकते, क्योंकि निफ्टी फार्मा सिर्फ फार्मा का ही प्रेजेंटेशन आपको बताएगा कि फार्मा कंपनीज कैसी चल रही है। अभी इंडिया में इतने सारे सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, रिटेल है, सीमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन है, मीडिया जिसमें आती है, बैंक है, आईटी है, मेटल है, इतने सारे सेक्टर है। तो फिर ये सारे सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक सिलेक्ट किए कि भाई आईटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आईटी को टीसीएस रिप्रेजेंट करती है, इन्फी करती है, विप्रो करती है, एचसीएल टेक करती है, टेकम करती है। ये टॉप, मैंने ये टॉप उठाए साइड में रख दिए। मेटल में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को उठाए इधर डाल दिए। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, बैंक्स कौन थे टॉप, हर एक सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वो मैंने इकट्ठा करिए, और मैंने वो 50 स्टॉक क्रिएट किए, उसका एक बकेट बनाया जिसको हम लोग निफ्टी कहते हैं। निफ्टी, अभी मुझे बताओ, अगर निफ्टी अगर नीचे गई, इसका मतलब क्या? इंडियन मार्केट डाउन। आपने अखबार में पढ़ा होगा, निफ्टी 10,000 पॉइंट से डाउन, इंडियन मार्केट 10,000 पॉइंट से डाउन हो गया। अभी मुझे बताओ, इंडियन मार्केट डाउन होना मीन्स क्या? वो सिर्फ निफ्टी निफ्टी को रिफर करता है। अगर निफ्टी 5,000 पॉइंट से नीचे गई तो बोलते हैं शेयर मार्केट 5,000 पॉइंट से डाउन, क्योंकि निफ्टी मीन्स इंडियन स्टॉक मार्केट है, क्योंकि निफ्टी में हर एक सेक्टर की चुनिंदा स्टॉक है, हर एक सेक्टर के। अगर निफ्टी में सिर्फ ऑयल एंड गैस नीचे गया और बाकी के सेक्टर ऊपर गए, तो निफ्टी गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, ऊपर ही जाएगा ना। अगर मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर के स्टॉक नीचे जाते हैं, तब जाके निफ्टी नीचे जाएगा। अगर कुछ सेक्टर ऊपर जाते हैं, कुछ सेक्टर नीचे जाते हैं, तो निफ्टी कंसोलिडेट रहेगा, साइडवेज रहेगा। तो ये सारी चीजें इंडेक्स में आती है, लेकिन जब हम लोग इंडाइसेस में जाएंगे तब हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो निफ्टी इंडाइसेस का वेबसाइट है, इसमें निफ्टी 50 में जाने के बाद आप लोगों को निफ्टी 50 कौन से सेक्टर से बनी हुई है ये सब पता चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो कि निफ्टी में इतने सारे सेक्टर के स्टॉक है, और हर एक सेक्टर को वेटेज अलग अलग है। तो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज किसको है? अगर फाइनेंशियल सर्विस थोड़ा बहुत भी हिलता है तो निफ्टी हिलने लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज क्या है। उसके बाद जो लास्ट वाला है कैपिटल गुड्स, वो कितना भी बढ़ गया ना ऊपर, निफ्टी हिलेगा नहीं, क्योंकि उसका सेक्टर, उसका पोर्शन बहुत कम है, वेटेज बहुत कम है। तो अपने इंडियन मार्केट में फाइनेंशियल सर्विस जो बैकबोन है इकोनॉमी का, उसको सबसे ज्यादा वेटेज है। फिर आईटी, जिसकी वजह से इंडिया चल रहा है, वो आईटी सेक्टर को वेटेज ज्यादा है 2 नंबर पे। और ऑयल एंड गैस, उसको भी वेटेज ज्यादा है। फिर ऑटोमोबाइल, फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, दिस इज हाउ इट इज। अगर मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज में गया कि फाइनेंशियल सर्विसेज को निफ्टी में 32.92% अगर वेटेज है, उसके भीतर ऐसे कौन से स्टॉक है जिसको ज्यादा वेटेज है। और मैं डीप डाइव कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल सर्विसेज को तो ज्यादा वेटेज है, लेकिन एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को मीन्स 32% से, ये जो है ना, तो यही मेजर ड्राइव करने वाले फाइनेंशियल सेक्टर को, ये स्टॉक, उनको ज्यादा वेटेज है। तो ऐसे आप लोग हर एक स्टॉक का निकाल सकते हैं। अभी ऑयल एंड गैस में रिलायंस को ही आउट ऑफ कितना है टोटल, आउट ऑफ 11.25% मीन्स रिलायंस को ही 8.64% तो रिलायंस ही है। तो पूरा सेक्टर रिलायंस ही चला रहा है। अगर रिलायंस बुलिश है तो ऑयल एंड गैस बुलिश, रिलायंस बेरिश है तो ऑयल एंड गैस बेरिश। तो ये होता है कि हर एक सेक्टर का वेटेज और उसके भीतर वो सेक्टर के स्टॉक का वेटेज वो अलग अलग होता है। और कोई बंदा यूएस में बैठा है, अगर उसको अगर देखना है ना कि मार्केट क्या चल रहा है इंडियन मार्केट, तो हर एक सेक्टर नहीं देखेगा वो बंदा, वो सिर्फ निफ्टी के पास देखेगा और कहेगा यार मार्केट है ना 27 तारीख से बहुत नीचे है, इंडियन मार्केट में बहुत गिरावट देखने मिली है। सी, इंडियन मार्केट कह रहा हूं मैं एक चार्ट को, ये एक चार्ट ये इंडियन इकोनॉमी का प्रेजेंटेशन करवाती है, उसके भीतर सारे सेक्टर है। इसकी वजह से समझे यहां तक बात। तो सेक्टर हम लोगों को ये बताते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कंट्री में क्या चल रहा है। अभी ये सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 तरह के स्टॉक मार्केट है हमारे यहाँ, स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक एनएससी हो गया और दूसरा हो गया बीएससी। तो एनएससी में तो 7-8 हजार कंपनी रजिस्टर्ड है, राइट, उसका तो इंडेक्स अलग ही होगा, और बीएससी का भी अलग होगा। तो एनएससी का जो इंडेक्स है मेन, उसको हम लोग निफ्टी कहते हैं, जिसमें 50 स्टॉक है, टॉप टॉप 50 कंपनीज जो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग सेक्टर को। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम लोग सेंसेक्स का
इंडेक्स कहता है, सेंसेक्स उसका नाम है, जिसमें टॉप 30 कंपनीज है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कोरिलेट करता है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कोरिलेट करता है। यहाँ तक समझा आप लोगों को? तो इंडेक्स ये सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंटेशन बताएगा कि एनएससी में जो सेंसेक्स 30 है, अगर वो नीचे गिरने लगा तो फिर एनएससी का, सॉरी, बीएससी का जो भी कंपनीज है उसमें गिरावट देखने को मिले। अगर निफ्टी नीचे गिर रहा है तो निफ्टी इज रिलेटेड विद द एनएससी, तो एनएससी में गिरावट देखने मिले। तो ये सारी, ये सेंसेक्स में से एक समरी है, आप लोग इसको समरी कह सकते हो। जो भी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है ना, उसका सेंसेक्स है, और जो भी कंपनी एनएससी में है उसका निफ्टी 50 है। समझा? अभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनी, अभी मोस्टली क्या होता है, जो कंपनी एनएससी में रजिस्टर्ड होती है वही पीएससी में होती है, तो सेम ही कंपनी रहते हैं ऑलमोस्ट। ग्रेट। तो ये थोड़ा इंडेक्स का, सेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। यहां तक समझा आप लोगों को? ओके। फिर अगर अभी मैं पार्टिसिपेंट की बात करूं, स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट है, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आता है सेबी, क्योंकि बहुत कांड होते हैं मार्केट में, उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी आ गई। सही बात है ना? जैसे बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करती है, वैसे मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका ध्यान रहता है मार्केट के ऊपर कौन क्या कर रहा है। सेबी के बाद एक्सचेंजेस, फिर यहाँ पे एनएससी आ गया, यहाँ पे बीएससी आ गया। तो सेबी मॉनिटर करती है एनएससी को और बीएससी को। अभी आप लोग तो डायरेक्टली जा नहीं सकते भाई एनएससी को, मुझे स्टॉक दो ऐसा, राइट? इतना पॉसिबल भी नहीं। तो एनएससी ने क्या किया है, एनएससी ने ब्रोकर्स अपॉइंट किए हैं। क्या किया है? ब्रोकर्स, कि भाई मुझे इतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पे जो ब्रोकर्स है ना, ये ब्रोकर्स के द्वारा आप लोग, ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को अवेलेबल करके देंगे। जैसे हर एक चीज में ब्रोकर होते हैं, रियल एस्टेट में भी ब्रोकर होते हैं, जिनका काम क्या होता है, प्रॉपर्टी भाई आपको सेल करना है ना, तो मैं आपको बायर दिलवा दूंगा, और जिसको बाय करना है उसको मैं सेलर दिलवा दूंगा, और उनकी फीस ले दे हो। स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही ब्रोकर होता है, भाई आपको सेल करना है मेरे पास दो, मैं सेल करवा दूंगा, आपको बाय करना है मेरे प्लेटफॉर्म में आ जाओ। और इनका सबका प्लेटफॉर्म कनेक्टर रहता है स्टॉक एक्सचेंज से। अभी ब्रोकर के पास सिर्फ ऑर्डर वो एग्जीक्यूट करता है, यहाँ से बाय करने, सेल इसको ब्रोकर कहते हैं। जिसका ब्रोकरेज लेता है वो, उसका कमीशन लेता है ब्रोकरेज। और ये जो ब्रोकर है ना गाइज, ये ब्रोकर फर्दर कनेक्टेड विद एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ओके, एनएसडीएल को कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल को कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ये क्या होती है, एक बैंक में जैसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है ना, वैसे ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। मींस ब्रोकर कनेक्टेड होता है एनएसडीएल से। एनएसडीएल के पास पूरा खजाना रहता है, कितना स्टॉक है, किसकी तरफ से बाय किया हुआ है, कब बाय किया हुआ है, वो पूरा होल्डिंग जो होता है ना, ट्रेजरी इनके पास होता है पूरा। तो ये सारे पार्टिसिपेंट है। ब्रोकर एनएसडीएल से कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग डिपॉजिटरी कहते हैं, ऐसे पार्टिसिपेंट है। फिर उसमें बैंक्स भी आ गई, फिर हम लोग ट्रेडर आ गए। ये सारे पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट के। ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका एक्चुअल ट्रेडिंग से कुछ है नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए इसलिए। तो अभी आप लोग स्टॉक मार्केट में आए हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई, आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है गाइस कि अगर मैं मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो आपको मैं एक चार्ट बताता। जब निफ्टी जो था, निफ्टी का एवरेज था 265.90 में। निफ्टी के भीतर जो भी स्टॉक था उसका एवरेज था 277। आज कितना है? 24। अभी भी बहुत कम लोग हैं जो भी अभी कोविड के बाद अवेयर होने लगे स्टॉक मार्केट में। अभी आने वाले कुछ सालों में, 10-15 सालों में, हर एक घर में ट्रेडर रहेगा, हर एक घर में ट्रेडर रहेगा। और उसका नतीजा ऐसा होगा कि 24,000 का 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। अगर 200 का अगर 25,000 हो गया, तो अभी करो 25,000 का कितना हो जाएंगे। तो ये पोटेंशियल है मार्केट में। तो मार्केट में लोग निवेश क्यों करते हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? इन्वेस्टमेंट एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया ट्रेडिंग के लिए, बराबर। अभी जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्वेस्टर। और जो बंदा ट्रेडिंग करता है उसको हम लोग कहेंगे ट्रेडर। अभी आप बोलेंगे सर, इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या है? तो इन्वेस्टर जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में एंट्री करता है और निवेश करता है। इन्वेस्टर कभी भी ऐसा नहीं सोचता सर 200 रुपए चल रहा है प्राइस, ले लूं क्या, 100 रुपए चल रहा है ले लूं क्या। इंस्टेड ऑफ, इन्वेस्टर क्या देखता है? कंपनी को पढ़ता है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स पढ़ता है, और वो बोलता है कि नहीं यार, ये कंपनी का 6-7 साल से ये डिमांड पैटर्न रहा है, आने वाले 10 साल में ये कंपनी के फ्यूचर बहुत अच्छा है, इनके प्रोडक्ट, उनका विजन बहुत अच्छा है, तो 10 साल के बाद इसका ही मार्केट है। तो इन्वेस्टर ये देखता है। और ट्रेडर क्या देखता है कि यार प्राइस कम है, कम में बाय कर दो और थोड़ा हाई आने के बाद बेच दो। ये ट्रेडर होता है। तो जो भी एक साल के अंदर, चाहे वो 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, वो ट्रेडर में कैटेगराइज होता है। और जो भी एक साल और ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल और
उससे ज्यादा जो मार्केट में निवेश करके रखता है उसको हम लोग इन्वेस्टर कहते हैं। तो आप लोग इन्वेस्टर भी बन सकते हो, वैल्यू इन्वेस्टर, जैसे वॉरेन बफेट साहब, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, बहुत सारे ट्रेडर्स ये इन्वेस्टर थे। वो सिर्फ वॉरेन बफेट हो गया, वो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ते थे, उनका पूरा लाइफ पढ़ने में गया। और सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उन लोगों ने पेशेंस भी रखा, बने रहे मार्केट में, जो पेशेंस अभी किसी में भी नहीं है यंग ट्रेडर। अभी सिर्फ 5-5 मिनट में एंट्री एग्जिट 5। तो उन लोगों में पेशेंस था, इसलिए 10 रुपए का स्टॉक लेते थे, 5,000 में बेचते थे, और एक दिन में भी नहीं होता था। वो सिर्फ वो बिजनेस को पढ़ते थे, वो बिजनेस को पढ़ते थे बस, बाकी कुछ नहीं। वो जो ग्रोथ होता था, लेकिन वो मल्टीफोल्ड ग्रोथ होता था। ट्रेडर, अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो इन्वेस्टर बन सकते हैं, आपको ट्रेडर बनना है तो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, आप लोग ट्रेडर भी बन सकते हो। इसमें भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन इसमें आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता हो गया तो फिर आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें भी आप लोग डे ट्रेडर बन सकते हैं, दिन में 3-4 बार एंट्री, 1-2 बार एंट्री, मीन्स दिन में भी पैसा कमा सकते हैं, 15-15 मिनट में भी पैसा निकाल सकते हैं, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज आ गया है तो। फिर आपको एक स्विंग पकड़ना है, वो स्विंग फिर वो मंथली बेसिस पे पकड़ना है, तो 6-7 महीने के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हो, वीकली भी पकड़ना है तो 15 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो। दिस इज हाउ इट इज, मीन्स आपके हिसाब से आप लोग मार्केट में पैसा कमा सकते हो। फिर आपको ट्रेडर बनना है कि इन्वेस्टर बनना है। अगर आपको टाइम नहीं होगा आपके पास तो बेटर इन्वेस्ट, अगर आपके पास टाइम है आप लोग ट्रेडर बन सकते हो। तो दिस इज हाउ इट इज कि बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप लोग इन्वेस्टर और ट्रेडर बन के मार्केट से पैसा उठा सकते हो, राइट। कुछ बंदे सिर्फ आईपीओ ट्रेड करते हैं, आईपीओ आती है, देखते कि यार सब्सक्राइब बहुत ज्यादा हो गया है उसको, चलो लग गया तो लग गया, उससे भी पैसा बनाता है बाद में। अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा है तो बढ़ेगा, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो बहुत सारे एवेन्यूज है मार्केट से पैसा कमाने के, लेकिन इसके लिए पेशेंस लगेगा। गाइस, पहले 2000 के पहले चार्ट भी नहीं थे, तब गुजराती लोग थे। सबसे पहले जो गुजराती लोग थे, वो मेरा एक फ्रेंड है, उसके दादाजी, चार्ट नहीं हुआ करता था तब, वो मार्केट के जो मूवमेंट होता हुआ करते थे ना, वो नोटबुक में नोट किया करते थे। ये जो चार्ट है ना गाइस, इन नोटबुक में बना करते थे, लिखा करते थे, और उसका जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड उनके समझ में आता था कि इतने दिन से नीचे आ रहा है लेकिन अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो तब ये फैसिलिटी नहीं थी, तब वो लोग सक्सेस थे। लेकिन आज सब कुछ होने की वजह से इतना डिस्ट्रैक्शन है कि बंदा आज ये सीखता है, कल दूसरे जाके दूसरा सीखता है। एक आज हमारे पास सब है कि कौन सा स्टॉक इतने साल में इतने टाइम में कितना था, उसका पूरा हिस्ट्री है, हर एक दिन का, हर एक मिनट का हिस्ट्री अपने पास। लेकिन अगर हम लोग उसका एडवांटेज ले, अगर हम लोग बैक टेस्ट करें, फिर भी मार्केट हम लोगों को बहुत अच्छा देगा। मींस पहले वाले लोगों को तो नहीं था, बेचारे क्रिएट करते थे, आप लोगों को तो स्टॉक नहीं स्टार्ट नहीं बनाना है ना, चार्ट तो ऑटोमेटिकली बना हुआ है, आपको सिर्फ उस पर एनालाइज करना है। और मार्केट का एक रूल है, जो 20 साल पहले हुआ करता था वही होता है और वही होते रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ह्यूमन बींग आज थे कल नहीं रहेंगे और कल कुछ उल्टा करेंगे। साइकोलॉजी सेम है, जो संस्कार हमारे माता पिता ने हम लोगों को दिए वही हम लोग वही दे रहे हैं ना, और थिंकिंग पे वही है ना, राइट ना। ऐसा है क्या कि 10 साल आने के बाद मैंने बच्चों को मारा, हंसने लगेगा जोर जोर से, हंसेगा नहीं ना, रडेगा है ना, रोएगा है ना वो। तो सब साइकोलॉजी ट्रेड सेम है, तो यहाँ पे भी सेम ही है। तो मार्केट वही है, मार्केट कभी चेंज नहीं होगा। मैं हर एक बंदे को यही बोलता हूँ कि भाई मार्केट ऐसा प्रोफेशन है ना जिसका सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है। अब 10 साल बाद भी मेरे पास आए तो मैं यही पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए प्रोफेशन चूज किया है, रिवीजन की जरूरत नहीं। वैसे ट्रेडिंग के लिए भी वैसा है कि आप लोग उसमें मास्टर की हासिल कर सकते हो, जितना साल आप लोग मार्केट को देंगे ना, उतनी बार जो बता ना, माइन्यूट माइन्यूट थिंग यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट कहाँ पे रिएक्ट करता है, क्या नहीं करता है। तो जैसे मार्केट को आप लोग टाइम देंगे उतना मार्केट आपको देगा, राइट। तो रिलेशन में भी वही होता है, अगर किसी रिलेशन को आप लोग बहुत टाइम देते हो तो वो आदमी आप लोगों की समझ में आ जाता है, उसका बिहेवियर समझ में आ जाता है, चाहे वो बोले ना बोले। चार्ट का भी वैसा है, जितना आप लोग टाइम दोगे उतना चार्ट आपको पैसा देगा और आप लोगों को समझ जाएगा कि अभी ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इसमें टाइम की जरूरत होती है। इट इज नॉट लाइक होली ग्रेल सिस्टम की आज सीखा और कल जाके ट्रेड करने लगे, ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, मार्केट इतना ईजी नहीं है। जहाँ पे जो भी चीज में पैसा इन्वॉल्व होता है वो इतनी इजी नहीं होती है, इसमें साइकोलॉजी बहुत सारा है, लेकिन हम लोग सब पढ़ेंगे। और ये दौर आज से स्टार्ट हुआ है, आने वाले 10-15 दिन में आप लोग कैंडल स्टिक के साथ भी बात करने लगेंगे। मैं सब पढ़ाऊंगा कि मार्केट में कैंडल स्टिक क्यों बन रही है, क्यों नहीं बन रही है। जो बंदे फर्स्ट टाइम ये चार्ट को देख रहे होंगे उनको ऐसा लग रहा है ईसीजी जैसा है, सही बात है कि नहीं। मैं ईसीजी कहते ना उसको,
हॉस्पिटल में। हाँ, तो मैं अभी मेरे पापा को एडमिट किया था सैदरा हॉस्पिटल में, मैं गया था, मैंने वहां पे भी सपोर्टेशन ड्रॉ करके रखा था। मार्केट मार्केट मैंने वीडियो भी निकाला है तो एग्जैक्टली सपोर्ट वहां पे भी सपोर्टेशन काम करता है। तो मार्केट कभी एक लाइन में स्ट्रेट नहीं जाता है, इसी जगह अगर स्ट्रेट हो गया तो इसका मतलब आदमी तो मार्केट भी वैसा है, लाइफ भी वैसी है, मूवमेंट है, अप के बाद डाउन है, सुख के बाद दुख है, दुख के बाद फिर से सुख है। तो लाइफ में जैसे अप डाउन है वैसे ही चार्ट में मिलेंगे, वैसे ही सीजी में मिलेंगे। तो अप डाउन से मार्केट का एक तत्व है, ये पूरे लाइफ का तत्व है। तो मार्केट में अप डाउन होता ही है। तो मार्केट से उससे स्ट्रक्चर बनता है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, किस तरह से, कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर है, ये सब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में डीप में पढ़ेंगे। तो प्रोबेबली कल से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसी बनती है, उसके पीछे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग क्या होती है, और वो पिक्चोरल इफेक्ट में हम लोगों को कैसे दिखती है, ये सारी चीजें हम लोग एकदम डीप में पढ़ेंगे। ओके गाइज, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इक्विटी स्पीक स्टॉक मार्केट एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकता है प्ले स्टोर से, iOS से भी डाउनलोड कर सकता है। हमने एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट भी अपलोड करके रखे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो आप इक्विटी स्पीक स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप वो कंटेंट रिफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट to click on a bell notification. Thank you so much.